हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वन शॉट रिवीजन में। और ये है चैप्टर कौन सा? ये है चैप्टर नंबर 12। जी हां, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो इजी होते हुए भी पता नहीं क्यों बच्चे को लगता है यार ये चैप्टर आ गया क्या, इसको तो बाद में कर लेंगे, इसको तो वन शॉट से कर लेंगे। तो जी आज का वन शॉट चैप्टर नंबर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स की। भाई आज हम लोगों ने कई तरीके की एंटिटीज की ऑडिट सीख ली है या सीखेंगे। सबसे पहले किसका सीखा था? कंपनी ऑडिट। अब आइडियली तो बैंक्स भी कंपनी होते हैं, लेकिन इनकी ऑडिट में कुछ और भी कानून लग जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इनको नॉर्मल कंपनी से थोड़ा अलग करती हैं, वो आपको यहां पे सीखना है। प्लस कंपनी एक्ट में जो अपन ने सेक्शन 139 से लेके 148 की ऑडिट पढ़ी है, कंपनी ऑडिट कैसे करते हैं, उसके भी पॉइंट्स आपको यहां पे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हां, सेक्शन 143(12) ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड जो है वो भी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, और वो अपने को बहुत अच्छे से करना भी है। तो कंपनी ऑडिट, अच्छा एक बात बता देता हूं फिर से, अगर समय नहीं है तो इस चैप्टर को आप वन शॉट से कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, एक तो एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट तो पूछा ही जाता है, और एक 4 नंबर का सवाल आप जरूर इससे एक्सपेक्ट कर लेते हो। ये 4 नंबर मैं फिर से बोल रहा हूं फ्री के नंबर है, क्योंकि आइडियली जो है ना रिवीजन हो रहा है। एक कैसे एडवांस अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो लास्ट का जो चैप्टर है वो तो अगर आपने एडवांस अकाउंट्स में पढ़ लिया तो वहीं से हो जाता है। शुरुआत का कुछ एक पार्ट का जो चैप्टर है वो आपके कंपनी ऑडिट से हो जाता है, बीच में 143(12) वहां से हो जाता है। कुछ एक चीजें जो एक्स्ट्रा है वो आज अपन यहां पे कर लेंगे। तो जी हां, ये वाला चैप्टर बिल्कुल आप वन शॉट से कर सकते हो। मैं हर चैप्टर के लिए नहीं बोलूंगा, 6, 7, 8 के लिए बोला था और इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट को मैं चाहूंगा जरूर कि आप बुक से पढ़ो, वो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। हो गई बहुत सारी बातें, करें स्टार्ट। जी हां, अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो 15 सब टॉपिक्स है। कितने हैं बेटा? 15 सब टॉपिक्स है। क्या क्या दिख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक। अरे बकवास, इससे एग्जाम में कभी सवाल नहीं आया, कभी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स बहुत शानदार हैं। बैंक ऑडिट अप्रोच एक आध बार आया हुआ है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी एक टॉपिक दिया, अरे 2 लाइन का ये पूरा का पूरा मैटर है। फॉर्म कंटेंट सिर्फ एमसीक्यू के लिए, ऑडिट ऑफ अकाउंट सिर्फ एमसीक्यू के लिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है ही घटिया। अभी बता देता हूं, जो कंपनी ऑडिटर के लिए लगती है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, वो सेम यहां पर भी लगती है। अपॉइंटमेंट थोड़ा सा आता है लेकिन सवाल नहीं आता इस पे। रेम्यूनरेशन वही सेक्शन 142 वाला रेम्यूनरेशन है, एक चीज एक्स्ट्रा है वो देख लेंगे। पावर सेम कंपनी ऑडिटर की पावर है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 चीज एक्स्ट्रा है। यहां तक तो पता है अराउंड कितने 10 टॉपिक हो गए क्या? 10 टॉपिक है ना, मतलब 10 मिनट के भी नहीं है ये 10 टॉपिक। तो 15 में से 10 टॉपिक 10 मिनट के भी नहीं है। मेन चीजें जो चालू हो रही है वो इसके बाद चालू हो रही है, ठीक है, जिसमें से बड़े 3 और 4 नंबर के सवाल जो आते हैं वो यहां से टॉपिक 11 से, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स है, ये 3 और 4 मार्क्स के सवाल यहां से बनते हैं। इससे पहले जो है वो 1 और 2 नंबर के सवाल यहां से बनते। क्लियर है? करें स्टार्ट। ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो यार बैंक है तो कंपनी तो है ही, तो कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी तरीके की ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो क्या क्या बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक 3 नंबर के लेकर सवाल आया भी, तो ये 3 मैं यहां पे लिख देता हूं, लिखा है जो आपको याद रखना है। एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो अभी चैप्टर 11 में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसे 700, 705, 706 वो वाली ऑडिट रिपोर्ट बनती है। दूसरा ये LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये कौन बोलता है भाई? ये बोलता है RBI, ठीक है। ये कौन बोलता है? RBI बोलता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आप LFAR हमको सबमिट कीजिए 30 जून, हर साल से 30 जून से पहले आप ये सबमिट कर दीजिए। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आगे करेंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, भाई इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो तो लगेगी, क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है ना, ऑफ कोर्स है, बैंक है तो 10 करोड़ से तो ऊपर होगा ही होगा। 3 ये और भी है ऑडिट रिपोर्ट्स, लेकिन ये 3 याद कर लो, एग्जाम में नंबर यहां पे मिल जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इनकम की रिकॉग्निशन की पॉलिसी क्या है। अब यहां पर हमको दिमाग चलना चाहिए, सर AS 9, आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ के आए हो ना? नहीं तो वहां पे भी आप लोग को सिखाया गया था कि कोई भी इनकम को, इनकम रेवेन्यू को
कब आप रिकॉग्नाइज करोगे ये बात आप जानते हो, लेकिन बैंक में ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। कैसे? आइडियली सर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पैसा सर्टेन हो जाए कि हमको मिलेगा ही मिलेगा और ये सब, तब हम अपने बुक्स में लिखेंगे इसको रेवेन्यू, नहीं तो नहीं लिखेंगे। लेकिन 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 बैंक्स में ये चीज कैसे अलग हो जाती है? बैंक वाले बोलते हैं कि देखो सर, इनकम को, कोई भी इनकम हो रही है, बैंक के लिए सबसे बड़ी इनकम क्या? इंटरेस्ट इनकम। और भी कुछ इनकम्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकम क्या? इंटरेस्ट। जो इन्होंने पैसा लोन पर दिया है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो वाली इनकम जो है उसको आपको कब बैंक अपनी बुक्स में लिखेगा? तो इसका अप्रोच जो है शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑन अप्रोच, यानी जब रिकवरी हो जाए। ऑब्जेक्टिव मतलब लॉजिकल होना चाहिए सर। जब पैसा आपको रिकवर हो जाए, मतलब बैंक को ये पैसा मिल गया, तब इसको रिकॉर्ड करो। अभी ड्यू है, ठीक है, सामने वाला भाग गया पैसा लेके, तो आप फालतू में उसको पहले ही है ना रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, टैक्स वैक्स बना रहे हो। वो आदमी भाग चुका है आपके पैसे लेके बैंक, फिर रिवर्स करेंगे अगले साल। अरे इतना नाटक क्यों करना है? इसीलिए ये यहां पे बैंक्स में इनकम को रिकॉग्नाइज करने का तरीका ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, यानी रिकवरी पर होता है, रेदर देन सब्जेक्टिव, यानी बाय द बुक्स। बाय द बुक्स मतलब ये बुक ब्रैकेट में होना चाहिए था, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल, अब बुक ने क्या किया, ये एग्जाम्पल एकदम चैप्टर के एंड में दिए। अरे यहीं पे बताने चाहिए बच्चे को। तो ये जनरली एनपीए पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एडवांस अकाउंट्स पढ़ के आए हुए हो, एनपीए तुम लोग को पता ही है, यहां पे भी मैं बताऊंगा। तो एनपीए पे या इममटीरियल जो इनकम होते हैं, सर 1 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू है, 10 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू है, अरे ऐसे इममटीरियल इनकम या एनपीए पे कोई भी इनकम है ना जो रिकॉर्डेड है, ये कब रिकॉर्ड करेंगे? जब रिसीव हो जाएगा, एंड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट टॉपिक एक आ जाता है सर, फॉर्म कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे क्या होते हैं, फिर से सर हम पढ़ के आ चुके हैं एडवांस अकाउंट्स में। हमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 एंड 1 एंड 29(2) बोलते हैं, और इनका भी थर्ड शेड्यूल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थर्ड शेड्यूल, जैसे हमारे कंपनीज एक्ट का थर्ड शेड्यूल भी फॉर्मेट बताता है, वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का थर्ड शेड्यूल फॉर्मेट बताता है किसका? सर बैलेंस शीट का, ये पार्ट 1, और P&L का पार्ट 2। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आप लोगों ने एडवांस अकाउंट्स में पढ़े हैं। इसके साथ क्योंकि बैंक कंपनी है, तो भाई सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी लगेगा, और कंपनीज है तो मन मर्जी से आप नहीं कर सकते सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। रूल 7 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सर अगर फॉर्म एंड कंटेंट हम बोले तो एडवांस अकाउंट्स में आपको पूरा फॉर्मेट याद दिला दिया गया है। नितिन सर ने आपको बताया, ये पढ़ाया ही है, आपको याद भी होगा। ये सेक्शन 29(1) एंड 29(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। उसके थर्ड शेड्यूल में बैलेंस शीट एंड P&L, फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट, सेकंड पार्ट P&L। उसके अलावा सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अलावा रूल 7 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल, ये सब मिला के बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ये 3 नंबर का सवाल जरूर आ सकता है, जनरली हमने इसको MCQ में देखा है। चलो चले आगे। फिर ऑडिट ऑफ बैंक कौन करेगा? 1 मिनट। तो देखो भाई इजी सी बात है, कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, जो भी ड्यूली क्वालिफाइड है। किसी भी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूली क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो एक बैंक की ऑडिट भी करेगा, क्योंकि एसेंशियली बैंक्स भी कंपनीज ही होते हैं। तो ऑब्वियसली इनके एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन देखें तो सेक्शन 141(1), 141(2), 141(3) के हिसाब से ही होगा। तो एज पर 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एक नया टॉपिक जिस पे सवाल आने की उम्मीद है कि सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो देखना यार, उल्टा चलते हैं अपन। अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं। एक तरीके का होता है बैंक जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक की ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? ऑडिट तो सीए करेगा, ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? सर आरआरबी खुद ही करेगी। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आरआरबी खुद ही करेगी, लेकिन मन मर्जी से नहीं कर सकती, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट करना है, उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद
हम बात करते हैं सर एसबीआई की। एसबीआई जिसके 61.23% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो आइडियली एक सरकारी कंपनी हो गई। सरकारी कंपनी है तो ये हमने बचपन में पढ़ लिया सर कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनीज में, C&AG करता है। लेकिन खुद अकेला अकेला C&AG ऐसे मस्ती में नहीं करेगा, ये कंसल्टेशन लेगा। किससे लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कंसल्टेशन लेगा। ये तो चलो मेन एसबीआई की बात हो गई सर। एसबीआई की कई सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट नहीं अब तो ये लिमिटेड हो गया है, इनफैक्ट इसका इशू भी आ चुका है, पब्लिक इशू भी आ चुका है। तो ऐसी कई सारी इनकी सब्सिडरीज हैं। इन सब्सिडरीज में मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन हुआ? एसबीआई हुआ। तो इन सब्सिडरीज की ऑडिट कौन करेगा सर? ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? एसबीआई खुद करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। उसके बाद हम आते हैं कि सर नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं उनका ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? सर उनका बीओडी जो होगा, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, बीओडी अपॉइंट करेगा। और इसके अलावा कोई अगर बैंक बच जाता है ना, नॉर्मल बैंकिंग कंपनी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ठीक है, आईडीएफसी, कोई भी बैंक बच गया, उसमें ऑडिटर अपॉइंट कौन कर रहा है? सर ये नॉर्मल एक कंपनी जो होती है 139(1) के हिसाब से एजीएम में होगा। लेकिन पहले दो में एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि सर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? आरबीआई। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कब आरबीआई? आरबीआई से शुरू के दो में आरबीआई से, बाकी अगर किसी से कंसल्टेशन लेना है या अप्रूवल लेना है तो वो सीजी है। बैंकिंग एंड नेशनलाइज्ड बैंक में आरबीआई, उसके अलावा एसबीआई और आरआरबी जो बचे हुए हैं, उसमें आरआरबी में तो अप्रूवल लेना है, एसबीआई में सिर्फ कंसल्टेशन लेना है। ये याद हो गया बेटा? अभी के अभी याद कर लो। मैं चाहूंगा ये सारी चीजें तुम वन शॉट देखते देखते याद कर लिया करो। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया? ऑडिटर फ्री में तो काम करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर, रेम्यूनरेशन लेगा। रेम्यूनरेशन ऑडिटर का कितना होगा? ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि सर क्योंकि कंपनी है तो एज पर सेक्शन 142 की या तो जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड कर ले, या अगर एग्जैक्ट रेम्यूनरेशन नहीं डिसाइड कर रही है तो मैनर डिटरमाइन कर ले कि रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। यह भी आपने कंपनी ऑडिट में पढ़ लिया है कि रेम्यूनरेशन कैसे ठीक है, ये मैनर, ये तरीका डिसाइड कर लो कि रेम्यूनरेशन कैसे, या तो रेम्यूनरेशन एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड कर लो जनरल मीटिंग में। अगर अमाउंट डिसाइड नहीं कर रहे तो तरीका कि भैया अगर जब भी अमाउंट डिसाइड करेंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कैलकुलेशंस लगाएंगे, वो मैनर डिटरमाइन कर लो जनरल मीटिंग में। वहीं पे नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड एसबीआई की अगर अपन बात करें तो सर इनका रेम्यूनरेशन ऑडिटर का आरबीआई डिसाइड करता है, लेकिन अकेला नहीं करेगा सर, कंसल्टेशन लेगा सीजी से। आरबीआई डिसाइड करेगा किससे कंसल्टेशन लेके? सीजी से कंसल्टेशन लेके। अब पावर ऑफ ऑडिटर बात करें तो वही सेम पावर जो हमने कंपनी एक्ट में पढ़ लिए थे, ठीक है, वही सेम पावर यहां पे होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो सर किसके पास जाएगी? पहले ऑडिट रिपोर्ट किसके पास जाएगी? तो सर नेशनलाइज्ड बैंक्स और एसबीआई की ऑडिट रिपोर्ट जाएगी सीजी के पास, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। क्या क्या और तो सारे पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में होंगे ही होंगे, ये कुछ पॉइंट्स तो ऑडिट रिपोर्ट में पक्का होने चाहिए। पहला क्या पॉइंट है सर? बैलेंस शीट फुल एंड फेयर है। सारे नेसेसरी पर्टिकुलर जो होने चाहिए एक बैलेंस शीट के अंदर बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स में, वो है प्रॉपर्ली बनाई गई है और सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। नॉर्मल चीजें पीएनडल के अंदर, पीएनडल जो भी है वो सही अमाउंट्स बैलेंसेस दिखा रहा है। जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने किया है, बैंक ने अपने पावर्स, अपनी शक्तियां अपने अंदर किया है, विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक, अपने पावर्स के बाहर जाके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। कोई भी रिटर्न जो बैंक को चाहिए था किससे? किसी भी अपने ऑफिसर से या किसी भी ब्रांचेस से वो रिटर्न मिला, और वो रिटर्न्स एडिक्वेट है क्या? फाइनली कोई भी ऐसा मैटर जो किसने बताया है? सर सीजी ने बताया है, ठीक है, सीजी ने कोई मैटर बताया कि भाई बैंक तुमको ये भी करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसके बारे में भी ये पॉइंट आपके ऑडिट रिपोर्ट में होगा, ठीक है। अदर मैटर का एग्जांपल में कारो नहीं आएगा, क्योंकि याद करो कारो वैसे एक अदर मैटर है,
लेकिन कारो बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता। ये पहला एक्सेप्शन में था, याद आया क्या तुमको कि कारो बैंकिंग कंपनी पर नहीं लगता। फॉर्मेट देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट का। तो अभी अभी हम लोगों ने वन शॉट किया है चैप्टर 11 का, जिसमें 13 पॉइंट किए थे, याद है क्या? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, छठा पॉइंट था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर कहीं और लिखता है ऑडिट रिपोर्ट के अलावा, तो लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर मैटर, जैसे कारो अगर लगता है, 11 सिग्नेचर, 12 प्लेस, 13 डेट। तो ये 13 पॉइंट तो फॉर्मेट में आएंगे ही आएंगे ऑडिट रिपोर्ट के, ठीक है। साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई हमने इसकी ऑडिट में ऐसे इसको भी कंप्लाई किया है। ऐसे कोई ऐसे भी ऑडिट हो सकती है जिसमें हमने ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही ऑडिट में नहीं कंप्लाई करे, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है कई बार। लेकिन हमने कंपनी ऑडिट में भी ये देखा था यार, किसी कारणवश कुछ ऐसी ब्रांचेस हो जाती है बैंकों की, तो बहुत सारी ब्रांच होती है जो अनऑडिटेड रह जाए, किसी कारणवश, सर नेचुरल कैलामिटी हो गई या कोई भी कारण हो गया, वहां पे ऑडिटर ऑडिट नहीं कर पाया उन ब्रांच की, तो एग्जाम में 4 नंबर का सवाल बन सकता है अनऑडिटेड ब्रांचेस के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है। एक तो अनऑडिटेड ब्रांचेस के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन बतानी है, कितनी अनऑडिटेड ब्रांच है, किधर है, क्या नाम है, ठीक है। उन अनऑडिटेड ब्रांचेस ने कितने एडवांसेस दिए और कितने जनता का पैसा लिया कैसे, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, कोई भी स्कीम में, तो कितना पैसा दिया और कितना पैसा लिया, इसका क्वांटिफिकेशन करना है। साथ में अगर पैसा दिया है तो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, और पैसा अगर लिया है तो इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा ना, सेविंग में, एफडी में, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, तो इसको भी आपको बताना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांचेस, अनऑडिटेड ब्रांचेस, फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा आपको क्या लिखना है कि सर जो भी मैटर 143 सेक्शन जो था हमारा ड्यूटी, ऑडिटर की ड्यूटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो भी आएगा। प्लस ये ध्यान रख लेना बेटा, कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होता है एक बैंकिंग कंपनी पे, पहला एक्सेप्शन है। क्या तुम्हें दूसरे एक्सेप्शन याद है कि कारो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? इनफैक्ट लास्ट वाला जो एक्सेप्शन था कि ऐसी कंपनी, ठीक है, वो याद है तो पॉज करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी बताओ कारो किस पर नहीं लगता, क्योंकि एग्जाम के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। पहला तो याद रख लेना, बैंकिंग कंपनी पे कारो नहीं लगता है। क्लियर? ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था LFAR। तो यार LFAR का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कितना हमारे कोर्स में ये पूरा का पूरा नहीं है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये LFAR एक तो ऑडिटर को 30 जून से पहले हमेशा देना है, और इसमें जो भी मैटर आएंगे वो मैटर कौन स्पेसिफाई करेगा? आरबीआई बताएगा। कौन बताएगा मैटर कि LFAR का फॉर्मेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई को ही हमको ये LFAR बना के देना है, 30 जून से पहले देना है। अब इसके नीचे नॉर्मल जो अपने लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें ऐसे ही एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए मैंने बता दिया था कि LFAR में क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ दे दिया था, ये तुमको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर समझ में आ गए, नहीं करेंगे, नहीं ठीक है, अच्छे से काट। चलो, ये मैटर नहीं, मतलब सर कहां तक की चीजें आएंगी, ये जो ऊपर वाला मैटर है ना बेटा, यहां तक की चीजें आएंगी आपके, और बहुत बार आई है, तुमको ये इतनी चीजें ही याद रखनी है। ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है जो हाईलाइटेड किया गया। 30 जून से पहले मैटर स्पेसिफाई कौन करेगा? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का आरबीआई ही स्पेसिफाई करेगी। रिपोर्टिंग फेवरेट, अब बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब ध्यान रखना अब, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, 4 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ऑडिटर आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? तो पहला वाला जो टॉपिक है ना, वो ही सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या क्या रिपोर्टिंग करेगा। आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है, क्या लिखा है उस सर्कुलर में? सारे अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स है ना, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। क्या कंपलसरी कर दिया है? कि भाई तेरे को है ना ऑडिटर, तेरे को है ना आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कब?
जब भी कोई कहीं भी एनीथिंग ससेप्टेबल टू फ्रॉड है, मतलब जरूरी नहीं है कि फ्रॉड हो गया, ये जरूरी नहीं है। अगर तेरे को शक है, ससेप्टेबिलिटी है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि फ्रॉड हो सकता है, तो रिपोर्ट कर दो आरबीआई को कि यार ससेप्टेबल है फ्रॉड के, आओ चेक कर लो। या फ्रॉड हो चुका है तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, या कहीं भी बैंक्स ने या बैंक के किसी ऑफिसर ने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो एक्ट ऑफ एक्सेस पावर या फाउल प्ले, गलत तरीके से कोई भी काम किया है, फाउल किया है, तो ये 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट लिखने पे मिल जाते हैं बेटा। तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे केस स्टडी के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि सर, या करेक्ट एंड करेक्ट के लिए कि क्या एक ऑडिटर को, देखो फ्रॉड हो गया और आप रिपोर्ट कर रहे हो, समझ में आता है, ससेप्टेबिलिटी है तो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, और वो भी किसको, आरबीआई को। आप सर, आप शेयर होल्डर्स को करो ना, आपको शेयर होल्डर्स ने अगर रखा है तो उनको करो, आरबीआई को क्यों करना है? तो इसीलिए ये नीचे वाले पॉइंट्स आए हैं कि यार ऐसे 250 बोलता है, जिसका नाम है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई आप बोलते हो हम अपने क्लाइंट की जो बैंक है उसके कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तोड़ेंगे, हम उसकी बातें जग जाहिर नहीं करेंगे। तो भाई सुनो, कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड करता है स्टैट्यूट, लॉ, रेगुलेशन। स्टैट्यूट के आगे स्टैट्यूट, लॉ, रेगुलेशन। और आरबीआई एक रेगुलेटर है। आरबीआई क्या है भाई? आरबीआई खुद एक रेगुलेटर है। तो भाई अगर रेगुलेटर ने रेगुलेशन बनाए तो हमारा ऐसे 250 भी बोलता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी साइड में रखो, कॉन्फिडेंशियलिटी को ऊपर आएगा लॉ या रेगुलेशन। 250 तो बोलता ही है, साथ में जो हमारा ऐसे 240 है जिसको हमने चैप्टर 5 में किया था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी बोलता है अगर बैंक में फ्रॉड लग रहा है ना तो आरबीआई को तो इन्फॉर्म करो ही करो, बैंक के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ को भी बताओ। इसके साथ साथ सेक्शन 143(12) जो था ना, 1 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ और उससे ऊपर, और वो डिटेल वाला चैप्टर 5 में जो हमने पढ़ा था, वो भी बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां पर बुक ने 143(12) आपको पूरा वापस से बताया, डिटेल में बताया, हमने चैप्टर 5 में ये डिटेल में पढ़ लिया, इसीलिए यहां पे जरूरी नहीं है। अगर किसी को नहीं आता तो बेटा जा चैप्टर 5 में से 143(12) पढ़ना है, तो चैप्टर 10 के अंदर भी, लेकिन वहां पे छोटा दिया हुआ है, चैप्टर 5 में एकदम डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, वहां से एक बार 143(12) जो है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, उसको रिवाइज कर ले। क्लियर? पक्का? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। फिर कंडक्टिंग एन ऑडिट, यहां पे बच्चा एक बार आईसीआई की बुक खोल ले और पेज पलट देख कितने पॉइंट कंडक्टिंग एन ऑडिट में दिए हुए हैं। आईसीआई ने इतने पॉइंट दिए, लेकिन असली में आईसीआई कभी इतने पॉइंट को एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैंने भी देखो ये पॉइंट 1 यहां पे, अभी सिर्फ इस पेज पे पॉइंट 1 है, पॉइंट 4 तक यहां पे आए, 11 तक यहां पे आए, 11, ठीक है, नहीं 18 सर, 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट एग्जाम में लिखने ही नहीं होते। अब यहां पे ये वाले पॉइंट जो है ना, यहां पे तुमने एक चीज ध्यान दो, मैंने एक चीज लिखी है, क्या लिखा है? रीड ऑल दीज पॉइंट्स आफ्टर द एंटायर ऑडिट सिलेबस। क्यों? क्योंकि सर कई सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे अगर आपने ऑडिट का सिलेबस किया हुआ है। जैसे सबसे पहले किसी की भी ऑडिट आप करोगे, बैंक की ऑडिट कर लो चलो, तो क्या क्या स्टेजेस रहेंगी? ये स्टेजेस नॉर्मल स्टेजेस हैं, जो किसी भी एंटिटी की ऑडिट हम करें तो ये सेम स्टेजेस रहती है कि सर सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन में हम क्या क्या देखेंगे। बैंक की ऑडिट कर रहा है, हो सकता है ऑडिटर ने खुद ने लोन ले रखा हो, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, क्या आपने खुद ने इस बैंक से लोन लिया हुआ है? कोई और इंटरनल असाइनमेंट भी करते हो क्या? भाई एक ऑडिटर कई सारे काम करता है बैंक के लिए, तो ये कोई और काम करते हो। फिर ऑडिट की प्लानिंग करो ऐसे 700 के हिसाब से, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिट वर्क, एंड ऐसे 120 नहीं, ऐसे 210 है, ये 120 लिखा है, देखो देखो देखो, जैसे बच्चे को नहीं पता लगेगा, ऐसे 210 और 220, 210 कि सर ऑडिट कर रहे हो, अग्रीमेंट तो बनाओगे ही ना, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो अग्रीमेंट बनाओ। क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी में एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आ जाओ कि आपको ये ऑडिट करनी चाहिए या
नहीं करनी चाहिए। अगर अगर आपसे पहले कोई और ऑडिटर रहा है तो क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 और द सी एक्ट 1949 बोलता है उससे कम्युनिकेट करो। फिर ऐसे 210 हर पीरियड का होना चाहिए। आप अलग अलग पीरियड के ऑडिटर हो, उसको डॉक्यूमेंट करके रखो, यानी अग्रीमेंट को हर पीरियड का। 510 क्योंकि बैंक आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस में कोई गड़बड़ी मिलती है, इफ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड, अगर उन गड़बड़ियों को, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दे देंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ी मिलती है, ये तो हमको ऐसे 510 नहीं बता दिया। फिर 315 के हिसाब से एंगेजमेंट रिस्क देखेंगे, एंगेजमेंट टीम बनाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एनवायरमेंट को, एंटिटी को। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल पे, असर्शन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर के बारे में हम क्या करेंगे, आरओएमएम डिसाइड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बैंक और उसके इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाई असेस करेंगे रिस्क, प्लान करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड एड्रेस करेंगे स्पेसिफिक रिस्क, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हो गया। ये इनमें से, इन 3 पॉइंट में से कोई भी 1-2 पॉइंट तो शायद आप लोग को बेटा हर ऑडिट में अपन ये काम करते हैं तो याद हो ही जाएगा। एक कॉमन पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं जो लिखना है, बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस समझो, ये एक स्पेसिफिक बैंक के लिए है। फिर जो स्पेसिफिक बैंक रिलेटेड है उनको करो। ये ओवरऑल, एक मिनट, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं वो करने ही करने हैं, ये वाला पॉइंट करना ही करना है, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ जनरली हम फाइनेंशियल कंपनीज या बैंकिंग कंपनीज में यूज करते हैं। असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, हवाले के द्वारा पैसा इधर उधर किया जाता है, उसका रिस्क देखो। ये वाला एक पॉइंट जनरली बैंक में आता है, स्ट्रेस टेस्टिंग की, क्या आपके जो सिस्टम्स है बैंक में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो कितने ट्रांजैक्शन पर सेकंड पर मिनट हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस करो। बेसल 3 फ्रेमवर्क पे इंडिया के बैंक है, बेसल रिक्वायरमेंट्स है, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये वाले जो है ना बेटा पॉइंट स्पेसिफिकली बैंक रिलेटेड है, तो इन पॉइंट्स को तो आपको करना ही है। इसके अलावा कोई 1-2 पॉइंट जो है कॉमन वाले वो कर लो, जैसे मेरे को इजी लगता है, इजी वाले पॉइंट करो। ये देख, इंगेजमेंट टीम से डिस्कशन इजी लगता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओ, इजी है, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, मटीरियल डिटरमाइन करो, गोइंग कंसर्न, ये सब इजी पॉइंट है, किसी पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इनमें से जितने याद रहेंगे, लेकिन जो ये हाईलाइटेड है इनको तो याद करना ही है। आया समझ में? पक्की बात? चलो अब हम आते हैं बैंक ऑडिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, ठीक है। और ये वाला टॉपिक जो अभी आपको दिख रहा है ना बेटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? ऑलरेडी स्टडीड इन एडवांस अकाउंट्स, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, बैंक कोई भी एडवांसेस जो देता है, मेरे को बैंक ने 10 लाख रुपए लोन दिया, अब इस 10 लाख को बैंक ने मेरे को दिया, बैंक के लिए एसेट टू में है ना, मैं वापस पैसा दूंगा बैंक के लिए एसेट टू। इस 10 लाख को बैंक अपनी बैलेंस शीट में 3 जगह दिखाएगा। जी हां, बैलेंस शीट में एसेट साइड में टोटलिंग में एक बार लेगा, लेकिन अंदर बैलेंस शीट में 3 जगह दिखाएगा। एक तो सेक्टर वाइज कि सर क्या प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है या नॉन प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। लेकिन पर्सनल लोन वगैरह, आईफोन 15 खरीदना है, ये नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के लोन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको, ये 10 लाख रुपए जो मेरे को दिया है, ये प्रायोरिटी का है या नॉन प्रायोरिटी का है। फिर इसी 10 लाख को वो दूसरे तरीके से सिक्योरिटी वाइज, कि जब ये लोन मेरे को दिया तो कोई चीज गिरवी रखवाई, ठीक है। जनरली बैंक सिक्योर्ड लोन ही होता है भाई, जमीन जायदाद गिरवी रख रहा हूं, किडनी विडनी गिरवी रख रहा हूं, या अनसिक्योर्ड है, आज क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन होता है, कुछ में गिरवी तो रखता नहीं हूं। तो ये 10 लाख क्या मेरे को सिक्योर्ड लोन के तरीके से दिया या अनसिक्योर्ड लोन पे दिया। और तीसरा जो आरबीआई ने बताया है, सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। आरबीआई ने ये कुछ नॉर्म्स दिए हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनको कहा जाता है। ये नॉर्म्स किसके लिए होते हैं बेटा, कि आप, ये 3 तरीके के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। बैंक कब इनकम को इनकम मानेगा, इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, यानी जो एडवांसेस है इनको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, किस कैटेगरी में डालना है। और एक तीसरा है प्रोविजन रिलेटेड, कि किस कैटेगरी के लिए कितना प्रोविजन बनाना है। और ये आई एम श्योर आपने एडवांस अकाउंट में बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि इस पे सवाल पक्का से आएगा। आपको वो
प्रोविजन कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो वहीं पे आपको पता लग गया था कि सर देखो, दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड एसेट, ये अच्छे लोग होते हैं, हमेशा समय पे या समय से पहले पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ दुष्ट लोग भी होते हैं सर, जिनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छे लोगों की अगर हम बात करते हैं ना सर, तो स्टैंडर्ड भी दो कैटेगरी के होते हैं, स्टैंडर्ड, रेगुलर। ये तो एकदम ही बढ़िया लोग हैं, ठीक है, हमेशा टाइम या टाइम से पहले देते हैं, लेकिन कई बार टाइम के ऊपर भी हो जाता है अभी भी आदमी बढ़िया, लेकिन अप टू 90 दिन ऊपर हो भी जाए ना तो भी वो स्टैंडर्ड एसेट रहेगा। बस स्टैंडर्ड रेगुलर से उसको हटा के स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट में भी तीन कैटेगरी है, अप टू 30 डेज ओवरड्यू हो गया, अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, SMA 0 बोलेंगे। SMA 1 ओवरड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज, और SMA 2 कैटेगरी ओवरड्यू बिटवीन 61 टू 90 डेज, क्योंकि 90 डेज तक अब स्पेशल मेंशन ओवरड्यू अगर हो भी गया तो 90 दिन तक आप स्पेशल मेंशन अकाउंट में, आप स्टैंडर्ड एसेट ही हो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आप स्पेशल मेंशन में आ जाओगे। लेकिन 90 दिन तक भी पैसा नहीं दिया, 90 दिन तक हो गए, 91st डे पे आपको स्टैंडर्ड एसेट से उठा के पटक दिया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, जिसमें आप सबसे पहले जाओगे डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर डाउटफुल। डाउटफुल में भी तीन कैटेगरी, D1, D2 और D3। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल 1 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर, या आपको सीधा कि ये पैसा तो डूब गया, लॉस एसेट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्या ये बातें आपको पता थी? सर ये D1 D2 नहीं दिख रहा है बेटा, ये दिख, अभी दिख नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखा, कोई नहीं, चलो बच्चे को पता तो हो गई, पता तो है ही, ठीक है। अब वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, ये वाला जो टॉपिक है ना, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, नेचर ऑफ सिक्योरिटी से पहले ICAI में आपको दिया गया है प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। उसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस एक बार तुमको बताने के लिए लिख देता हूं मैं, अगर तुम्हें चाहिए तो। इसको छुपा देते हैं चलो, सेक्टर वाइज था पहला कैटेगरी, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, और भी है अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी? डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा नॉन प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी का एग्जांपल iPhone 15 लोन पे लिया, ठीक है, विदेश घूमने गए, तो ये नॉन प्रायोरिटी है। बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। ये है हमारा पहला कैटेगरी था सेक्टर वाइज। दूसरी कैटेगरी नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपने सिक्योर्ड रखा है या अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है तो भाई प्राइमरी सिक्योरिटी की सर ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है फॉर एडवांस, जब आपने लोन लिया उस समय क्या गिरवी रखा, लेकिन जो भी चीज आपने गिरवी रखी उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर या नीचे हो सकती है, जमीन या शेयर वेयर रखे तो कई बार मार्केट वैल्यू नीचे हो जाती है ना, तो बैंक आपको बोलता है या तो लोन चुका दो, ठीक है, या और कुछ गिरवी रखो, तो उसको बोलते हैं, और अगर एक्स्ट्रा मांगता है तो उसको बोलते हैं कोलैटरल, एडिशनल सिक्योरिटी। एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी और एक एडिशनल सिक्योरिटी मांग सकता है कोलैटरल। अब अगर गिरवी रखना है तो कैसे कैसे गिरवी रख सकते हैं हम? बैंक के पास किसी भी एसेट को, अलग अलग तरीके के बेटा एसेट होते हैं, तो उनको गिरवी रखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। पहला, ये सुने हुए होंगे आपको, मॉर्गेज डीड। अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर सकते हो बाय मॉर्गेज डीड, या इक्विटेबल मॉर्गेज कर सकते हो बाय मेयर डिलीवरी। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में मतलब आपने एकदम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये बैंक मैं तेरे को गिरवी रखता हूं, जब तक मैं पैसा नहीं देता इससे पहला अधिकार तेरा। या इक्विटेबल मॉर्गेज, जैसे आपने बस डिलीवरी कर दी पेपर्स वेपर्स की कि भाई ये आपके पास है, इंदिरा विकास पत्र आपके पास है, उसके अगेंस्ट लोन लिया, पेपर आपने डिलीवर कर दिए बैंक को, बैंक अपने पास रखेगा, तो ये इक्विटेबल हो गया। डिलीवरी कर दी तो भाई एक बस आप में एक अग्रीमेंट बन गया, ये मॉर्गेज डीड है।
दूसरा प्लेज, प्लेज में क्या होगा, अगर भाई इमूवेबल होता है तो मॉर्गेज डीड बनता है, लेकिन अगर मूवेबल ऐसे सोना है, सोने को गिरवी रखते हैं तो सोना असली में देना पड़ेगा ना, सोने का बिल आपने बैंक को दे दिया उससे थोड़ी चलेगा। तो बेलमेंट प्लेज आपने पढ़ा हुआ है, बेलमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक, लेकिन ओनरशिप रिमेन्स विद द प्लेजर, ओनर मैं हूं जब तक पैसा नहीं चुकाता, बस पोजेशन जो है बैंक के पास है। व्हीकल्स वगैरह में अगर लोन लेते हैं तो हाइपोथिकेशन होता है, जिसमें क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज, ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों ही नहीं ट्रांसफर करते। मैंने अगर गाड़ी ली है तो गाड़ी का मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, गाड़ी मेरे पास ही है, बस हाइपोथिकेशन बैंक का पहला अधिकार हो जाता है, पोजेशन एंड ओनरशिप सब मेरे पास। बेलमेंट में ओनरशिप मेरे पास रहेगी, पोजेशन मेरे पास नहीं रहेगा, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट में कि सर कोई भी फ्यूचर डेट है, राइट है या प्रॉपर्टी है, मैं उसको गिरवी रख के, फ्यूचर अभी का नहीं है मेरे पास, फ्यूचर में मेरे पास कुछ आने वाला है उसको गिरवी रख के, जैसे हम बिल डिस्काउंटिंग करते हैं ना बैंक से कि भाई बैंक फ्यूचर में मेरे पास पैसा आने वाला है तो उसको अभी गिरवी रख ले और मेरे को पैसा दे दे, तो ये क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। मैंने असाइन किया एक डेट, राइट या प्रॉपर्टी जो मेरे फेवर में है, इन फेवर ऑफ बैंक, मैंने असाइन कर दिया कि वो पैसा आएगा तब ले लेना, वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेटा बिल डिस्काउंटिंग। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ, कि भाई मैंने बैंक से एक अकाउंट में तो लोन लिया हुआ है, दूसरे अकाउंट में बैंक के पास एफडी करा रखी है, लोन मैं नहीं चुका रहा तो बैंक मेरे उस एफडी को तोड़ लेगा, बैंक सेट ऑफ कर लेगा डेबिट बैलेंस विद अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बस सेम नेम सेम राइट में होना चाहिए वो एफडी, अगर मैंने अपनी वाइफ के नाम पे करा दी तो बैंक ऐसे सेट ऑफ नहीं कर सकता। और आखिरी वाला है लीन, ये तो सुना ही होगा, लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ ओनर। इन तरीकों से बैंक क्या कर सकता है बेटा, गिरवी रखवा सकता है कोई भी एसेट। अब आते हैं हम तीसरा वाला जो आप पढ़े भी हो, बस थोड़ी सी थ्योरी आपको ज्यादा यहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी। प्रूडेंशियल नॉर्म्स किसने दिए, आरबीआई ने, किसने दिए, ठीक है, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रूडेंशियल नॉर्म दिए। मैंने बताया था 3 कैटेगरी के लिए, इनकम को कब मानना है, इनकम एसेट को कैसे कैसे क्लासिफाई करना है, और प्रोविजन कितना कितना बनाना है। तो इनकम ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग अपन एक साथ अभी पढ़ लेंगे। उससे पहले एनपीए कब होगा सर, एनपीए कब होगा, जब बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं होगी उस एसेट से तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक 2 तरीके के लोन देता है, एक तो टर्म लोन, बिल डिस्काउंटेड, ये निश्चित अवधि के लोन होते हैं जहां पे ईएमआई होती है, हर महीने की हर तारीख को फिक्स होता है इतना पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का हमको देना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोन होते हैं ओडी या सीसी अकाउंट जिनमें कोई निश्चित तारीख नहीं होती, जब तक आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो तब तक बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता रहेगा, रीपेमेंट करने का कोई निश्चित तारीख नहीं होती। अब अगर निश्चित तारीख होती है ना बेटा तो इजी क्या हो जाता है, अगर उस तारीख तक पैसा नहीं दिया तो उस तारीख के बाद, सर तारीख पे तारीख याद आ रहा है, हाँ, अगर उस तारीख तक पैसा नहीं दिया तो उसके 90 दिन तक तो बैंक वेट करता है, उसके बाद आपको एनपीए डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जो ओडीसीसी अकाउंट है जिसमें कोई तारीख ही नहीं है मिलॉर्ड, ठीक है, कोई तारीख ही नहीं है, तो सर हम 90 दिन कैलकुलेट कहां से करेंगे और एनपीए कब करेंगे। तो इसको जो ऐसे होते हैं लोन्स, उनको एनपीए कब डिक्लेयर किया जाता है, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, और ऊपर वाले में जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल ओवरड्यू हो जाते हैं 90 दिन से ज्यादा, क्योंकि अप टू 90 डेज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन टर्म लोन बिल डिस्काउंटेड का दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत किसकी आती है, आउट ऑफ ऑर्डर की, कि सर हमारे रीपेमेंट की कोई तारीख ही नहीं थी फिक्स। जब तारीख ही फिक्स नहीं है तो मैं 1 दिन 2 दिन करके 90 डेज कैलकुलेट ही कैसे करूंगा। इसीलिए ओडी, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, सीसी वाले लोन्स में कब एनपीए बोला जाएगा, जब ये हो जाएंगे आउट ऑफ ऑर्डर। अब सर हमारे एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो कैसे कैसे होंगे। तो बेटा 3 तरीका है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 नंबर के लिए ऐसे आए भयंकर बार ये सवाल पूछता है कि आउट ऑफ ऑर्डर कैसे होगा। पहला तरीका, जितना भी पैसा मैंने बैंक से लिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है जो मेरे को चुकाना है, वो कंटिन्यूसली ज्यादा है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से। सैंक्शन लिमिट क्या होता है, जितना पैसा बैंक ने हमको दिया, सैंक्शन किया गया भाई इतना पैसा तक पैसा तू ले सकता है हमसे। ड्रॉइंग पावर
जरूरी नहीं है बेटा कि जितना पैसा सैंक्शन किया बैंक हमेशा उतना निकालने भी दे। बैंक आपको चेक करता रहता है। अगर आपकी स्थिति सही नहीं चल रही है तो चाहे सैंक्शन अमाउंट ज्यादा भी है ना, तो भी पैसा ड्रॉ करने के पावर, ड्रॉइंग पावर कम भी हो सकती है। बैंक एक हर 3 महीने में कैलकुलेट करता है, इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। तो मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हो, या तो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर, दोनों में जो भी कम है ना उतना ही आप पैसा निकाल सकते हो, विच एवर इज लेस। अगर मान लो सर मेरी सैंक्शन लिमिट 10 लाख थी, मैं 10 लाख के 10 लाख निकाल लिए, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो बैंक ने मेरी ड्रॉइंग पावर 7 लाख ही कर ली। सैंक्शन लिमिट 10 लाख थी लेकिन ड्रॉइंग पावर बैंक ने मेरी सिर्फ 7 लाख ही की है। मैं तो सर पहले ही 10 लाख निकाल के बैठा हूं, तो अब मेरा आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग पावर से ज्यादा हो गया ना। इसीलिए अगर ये कंटिन्यूअसली ज्यादा रहा तो भाई मैं हो जाऊंगा आउट ऑफ ऑर्डर, और आउट ऑफ ऑर्डर होते ही मैं हो जाऊंगा क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। याद रखने की बात है, ये सिर्फ ओडीसीसी अकाउंट में होगा और में नहीं होगा। मान लो हम इससे बच भी जाते हैं तो दूसरा तरीका आता है। दूसरा क्या है कि सर अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम भी है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, लेकिन 90 दिन तक इस अकाउंट में कोई, बैलेंस शीट डेट से 90 दिन कैलकुलेट करेंगे, 1 रुपए का क्रेडिट नहीं हुआ। ऐसा कैसा बिजनेस लोन है कि 1 रुपया आपके क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपको कर दिया जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर, और आउट ऑफ ऑर्डर करते ही आप हो जाओगे एनपीए। मान लो सर 1 रुपया क्रेडिट हो भी गया तो भी 1 रुपए की दिक्कत नहीं है बेटा। तीसरा क्या है, क्रेडिट नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड फॉर 90 डेज। 90 डेज का जितना इंटरेस्ट बनता है उतना पैसा तो कम से कम क्रेडिट होना ही चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप आउट ऑफ ऑर्डर से बचोगे, और आउट ऑफ ऑर्डर से बचे तभी आप एनपीए से बचोगे। एग्जाम के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। आउट ऑफ ऑर्डर होने की कंडीशंस क्लियर है, पक्का। अब एक चीज और आईसीआई ने बताई है कि भाई ये ओवर ड्यू का क्या मतलब है। वैसे तो यार जो भी ड्यू डेट है बैंक के लोन देने की उससे ऊपर हो जाता है तो वो ओवर ड्यू हो गया। कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। जो भी बैंक ने ड्यू डेट फिक्स की है उस पे अमाउंट नहीं पे किया गया तो वो ओवर ड्यू कहलाएगा। वाह वाह। अब कई बार लोग बुद्धिमानी कर लेते हैं कि सर 90 दिन का इंटरेस्ट जमा करा दो, ठीक है, हम आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर बैंक को लग रहा है कि आप बस अकाउंट में है ना काम धंधे नहीं कर रहे हो, सिर्फ रेगुलराइज करा रहे हो। रेगुलराइज कैसे सर, रेगुलराइज कैसे करा रहे हो, बाय सॉलिटरी या फ्यू क्रेडिट। एक अकेला 90 दिन का इंटरेस्ट जितना पैसा जमा करा दिया फिर निकाल लिया, ठीक है, या 1-2 क्रेडिट दिखा दिए कि हाँ भाई हमारे बहुत काम चल रहा है। अगर सॉलिटरी या फ्यू क्रेडिट दिखाकर बस बैंक को आप चकमा देने की कोशिश कर रहे हो कि हम सिर्फ रेगुलराइज करा रहे हैं, तब बैंक ये सारे ऊपर के नियम को बोलेगा आप हो जाओ टाटा बाय बाय विदाउट सब्जेक्टिविटी, और बैंक एनपीए मान लेगा कि आप काम वाम कर नहीं रहे हो, सिर्फ 90 दिन का पैसा जमा कराते हो और वो भी निकाल लेते हो, ठीक है, तो हम आपको डीम्ड एनपीए मान लेंगे। इस पे अलग से सवाल आ सकता है कि कब बैंक डीम्ड एनपीए मान सकता है, जब रेगुलराइज कराया जा रहा है। कैसे, सॉलिटरी या फ्यू क्रेडिट्स के थ्रू। अगर किसी लोन की गारंटी किसने दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने है बेटा। एमएसएमई और के जो लोन्स होते हैं ना उसमें 75% या 85% कुछ लोनों में गारंटी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। बैंक का एक्सपोजर बहुत कम होता है कि बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है तू तो पैसा दे दे, अगर नहीं देगा तो 75 या 85% मैं भुगतूंगा, 15% तू ले लेना, ठीक है, तू तेरा रिस्क हो जाएगा। और वो 15% के चक्कर में भी एमएसएमई और को कई बार लोन नहीं मिलता है। तो अगर किसी लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है, ध्यान देखना कि किसने दी हुई है। सवाल क्या है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो हमेशा स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा जब तक वो गारंटी चालू रहेगी, ठीक है। क्या सर किसी भी तरीके से एनपीए नहीं हो सकता, बेटा 3 तरीके होते हैं, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो उसमें सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन के तरीके से एनपीए हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। वहीं अगर लोन की गारंटी सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है
तो एनपीए कब हो सकता है भाई? अगर ओवरड्यू हो जाए, 90 डेज से ऊपर ओवरड्यू हो जाए, एज पर प्रोविजनिंग या इनकम पर्पज से आप एनपीए डिक्लेयर कर सकते हो। एसेट वाइज तो सब स्टैंडर्ड, ये डाउटफुल, लॉस, इन सब में तो आएगा ही नहीं। आया समझ में? सीजी में सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से एनपीए, और एसजी में 90 दिन के ऊपर हो गया तो इनकम के साथ साथ प्रोविजनिंग के हिसाब से भी एनपीए हो सकता है। चलो आगे, ये प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, क्योंकि लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में ये टेबल पूछी गई थी। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल फ्रॉम एडवांस अकाउंट्स। बिकॉज वहां पे ज्यादा डिटेल में दिया गया है और आपको एडवांस अकाउंट्स की वो टेबल तो याद करनी पड़ेगी। 0.25 में भी आपके वो बाइफरकेशन 0.4 वाला, स्टैंडर्ड में भी 0.25 0.4 के लगाते हो ना, उसके बाद आप लोग और में भी लगाते हो। तो वो क्या था, रियल एस्टेट वाला याद आ रहा है क्या तुम लोग को, 1% वाला? तो वहां पे तुम और डिटेल में पढ़ रहे हो, जब वो तो अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जब वो कर ही रहे हैं तो ये छोटा वाला टेबल क्यों करना है बेटा, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। और जब एग्जाम में सवाल आए हैं तो दोनों टेबल्स दिए ऐसे आने कि बच्चे ने अगर वो वाला लिखा है तो भी पूरे नंबर दो, ये लिखा है तो भी पूरे नंबर दो। ये छोटा सा है, वो थोड़ा सा बड़ा है, और वो हम याद करेंगे ही करेंगे। टाइम नहीं होगा तब ये याद कर लेना, ये ज्यादा ईजी पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक देख रहे हैं जब बैंक्स, अकेले बैंक ने लोन नहीं दिया है, लोन जो है कई बैंकों के समूह ने दिया है, यानी एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। कई बैंक्स एक ग्रुप बना के लोन देते हैं। बड़े लोन्स जो होते हैं बिग कॉर्पोरेट्स को जो जाते हैं वो कंसोर्टियम वाले लोन्स होते हैं। अभी मैंने एक वन शॉट भी बनाया था ना, वो 28 बैंकों का कंसोर्टियम ने लोन दिया था, भाग गई थी कंपनी। हाँ ठीक है। तो जो भी बैंक, कंसोर्टियम में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सर एक बैंक लीड बैंक होता है, उस वाले मैंने उस शॉर्ट में बोला था, शायद एसबीआई लीड बैंक था, ठीक है। उस बैंक से ही क्लाइंट डील करता है और जो लीड बैंक है वो बाकी बैंकों से डील करता रहता है। तो जो ईएमआई वगैरह चुकानी होती है बोरोवर किसको देगा, लीड बैंक को देगा। तो जो भी बैंक है जिसको रेमिटेंस बोरोवर से मिल रहा है, ठीक है, रेमिटेंस बोरोवर से मिल रहा है, वो बैंक क्या कर रहा है, दूसरे बैंकों को उनका हिस्सा नहीं दे रहा, नॉट पार्टिंग विद द शेयर्स ऑफ अदर मेंबर बैंक। तो क्योंकि दूसरे मेंबर बैंकों को पैसा नहीं मिला तो दूसरे मेंबर बैंक क्या कर सकते हैं, उस बोरोवर को एनपीए बना सकते हैं, ठीक है। अगर लीड बैंक को पैसा मिल गया लेकिन फिर भी लीड बैंक दूसरे बैंकों को उनका हिस्सा नहीं दे रहा है, तो दूसरे बैंक जो बोरोवर है, सर तो बोरोवर ने तो पैसे दे दिए ना, हाँ बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आइडियली पहले से ही आजकल क्या हो जाता है, अरेंजमेंट बन जाते हैं लीड बैंक एंड बाकी बैंकों में कि जो भी पैसा आपको बोरोवर से मिलेगा आप इस हिस्से में इस परसेंटेज में डिवाइड करोगे। ये पहले ही अरेंजमेंट अग्रीमेंट्स बन जाते हैं और ये अग्रीमेंट बन गए तब तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ऊपर वाली बात यह, अगर अग्रीमेंट नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि अग्रीमेंट ना हो, लेकिन अगर नहीं है और फिर लीड बैंक ने अगर पैसा नहीं दिया दूसरे बैंकों को, तो दूसरे बैंक बोरोवर को एनपीए मान लेंगे, चाहे बोरोवर ने लीड बैंक को सारा पैसा चुका भी दिया हो, ठीक है। थ्योरेटिकली ये ध्यान देना जरूरी है। अब सर अगर कंसोर्टियम में हमने ओडी या सीसी वाला लोन लिया है तो ड्रॉइंग पावर कौन कैलकुलेट करेगा, तो सुनो, अगर ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ ओडी या सीसी अकाउंट, अगर लीड बैंक है और हो गई, वही कंप्यूटर नहीं कंप्यूट करेगा, कंप्यूटर नहीं, वही क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। अरे यार बहुत बड़ा हो गया सर, समझ गए नहीं, ये ठीक है, कंप्यूट कर रहा है, लीड बैंक कंप्यूट कर रहा है, ठीक है, ड्रॉइंग पावर ऑफ द बोरोवर, और हर बैंक को बता रहा है भाई मैंने कंप्यूट कर लिया है, तेरे में से इतना एलोकेशन है, तेरे में से इतना एलोकेशन है, तेरे में से इतना एलोकेशन है, तुम लोग इतना इतना पैसा दोगे, एलोकेट्स टू मेंबर
बैंक। ये सारा काम किसका हो जाता है? लीड बैंक का ये सारा काम हो जाता है। फिर सर कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी ना वो फर्जी थी, मैंने झूठे पेपर या सर लोहे पे गोल्डन कलर करके बैंक को दे दिया कि गोल्ड लोन दो। ऐसा भी कई बार देखो प्रैक्टिकली नहीं होते हैं लेकिन कभी हो जाए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो हमने गिरवी रखी थी वो इरोड हो जाए, उड़ जाए, या फ्रॉड कर लिया, वही गोल्डन कलर पेंट करके ये लो ठीक है गोल्ड लोन दे दो। तो अगर बैंक क्या समझता है ऐसा वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कम हो जाए या फ्रॉड हो जाए तो बैंक देखता है यार आज जो भी चीज गिरवी रखी है आज अगर मैं उसको बेच दूं तो उसका कितना रियलाइजेबल वैल्यू है। वो रियलाइजेबल जब हमने लोन दिया था बैंक ने उस समय जो वैल्यू असेस की थी, मान लो 1 करोड़ का सोना उस समय असेस किया था, आज 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। अगर रियलाइजेबल वैल्यू असेस्ड वैल्यू से 50% से भी कम गिर जाए ठीक है तो भैया सीधा ही बैंक क्या करेगा, चाहे वो सामने वाला किस्तें चुकाए नहीं चुकाए, सीधा ही बैंक क्या करेगा, डाउटफुल कैटेगरी में डाल देगा। और तो और अगर रियलाइजेबल वैल्यू 10% से भी कम हो गई लेकिन आउटस्टैंडिंग की, इस बार असेस्ड वैल्यू नहीं लिखा है, इस बार आउटस्टैंडिंग लिखा है कि आउटस्टैंडिंग से 10% से भी कम हो गई तो भाई ये तो पैसा डूब ही गया, सीधा ही लॉस एसेट कैटेगरी में डाल दो इस पैसे को कि जितना पैसा बकाया है उससे 10% से भी कम हो गई जो एसेट गिरवी रखा था उसकी वैल्यू, तो सीधा ही लॉस एसेट कैटेगरी में डाल दो। नेक्स्ट है कुछ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा। प्रीपेड मतलब जैसे आपने बैंक को पहले ही पैसा दे दिया, एफडी हो गया, इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को गिरवी रखकर अगर लोन लिया जाता है ठीक है तो ऐसा लोन मान लो 5 लाख की एफडी गिरवी रखी और 4 लाख का ही मैंने लोन लिया ठीक है तो बैंक तो हमेशा ही सही रहेगा ना, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो उस एफडी को फोड़ेगा और पैसा ले लेगा, उसके पास तो पहले से पैसा पड़ा है। तो ऐसे लोन्स एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहले ही आपने पैसा दे रखा है। इन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट अगर आपने लोन लिया है ठीक है तो इसको कभी भी एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे जब तक एडिक्वेट मार्जिन है। भाई 5 लाख की एफडी गिरवी रख के 50 लाख का लोन लोगे तो बैंक 5 लाख तक ही तो सुरक्षित है, बाकी 45 लाख का तो उनको टेंशन होगी ना। तो अगर एडिक्वेट मार्जिन है तभी एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब देखो बेटा भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारी कृषि व्यवस्था एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज ठीक है, बाढ़ सूखा ठीक है कुछ भी हो जाता है तो अभी वो क्या है अल नीनो इफेक्ट होता है, कभी बारिश ज्यादा, 4 साल से बारिश ज्यादा हो रही है लेकिन सूखा पड़ने की उम्मीद भी ज्यादा है। तो अगर हमारे किसान भाइयों को ऐसा एग्रीकल्चर का लोन दिया, ये एमएसएमई के अंदर आता है, एमएसएमई नहीं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, तो आरबीआई ने बोला यार किसानों को ज्यादा परेशान नहीं करना है, मास्टर सर्कुलर दिया है आरबीआई ने कि बैंक्स तुम चाहो ना अगर कोई एग्रीकल्चरल लोन दिया हुआ है और नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये लोन वापस नहीं आ पा रहा ठीक है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये लोन वापस नहीं आ पा रहा समय पर, तो एक काम करो आप हमसे बिना पूछे शॉर्ट टर्म अगर लोन दिया था बिना पूछे लॉन्ग टर्म में आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो या रीशेड्यूल कर दो रीपेमेंट। 2 साल के लिए लोन दिया था उसको चलो आपने उसको 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी जो भी है वो आपने रीशेड्यूल कर लिया या पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन दे दिया, सैंक्शनिंग ऑफ फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन पुराने लोन को चुकाने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, हमसे पूछने की परमिशन लेने की जरूरत आरबीआई बोलता है नहीं है। लेकिन सर ये अगर हमने कर भी दिया फिर भी किसान नहीं चुका पा रहा है, तब आरबीआई बोलता है यार फिर भी नहीं चुका पा रहा, अब तो एनपीए रीशेड्यूल कर दिया, फिर भी नहीं चुका पा रहा, अब एनपीए मानो, डायरेक्ट एनपीए मानने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट जो भी लोन आपने एग्रीकल्चरल एडवांसेस दिया है उसको 2 तरीके से डिवाइड करो, एक तो लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए लोन दिया है, एक शॉर्ट क्रॉप सीजन के लिए। लॉन्ग क्रॉप सीजन मतलब ऐसी खेती जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा लगे, मतलब फसल को आपने बोया से लेके काट के बेचने तक 1 साल से ज्यादा का समय लग रहा है, आम की खेती कर रहे हो या कोई भी और भी ऐसी चीज लॉन्ग टर्म जिसमें टर्म 1 साल से ऊपर लगता है समय,
तो इसको आप कब ओवरड्यू मानोगे, एनपीए मानोगे, अगर ओवरड्यू एक क्रॉप सीजन हो गया, मतलब एक क्रॉप सीजन तक तो वो बेचारा काम करेगा, उसके बाद वो बेचने जाएगा, हो सकता है फसल खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो बैंक तू एक क्रॉप सीजन के बाद पूरा एक और क्रॉप सीजन वेट कर, तब तक भी पैसे नहीं आए तब तू एनपीए डिक्लेयर कर। और वही शॉर्ट क्रॉप सीजन के लिए अगर दिया है तो एनपीए तू कब डिक्लेयर कर, जब ओवरड्यू हो जाए 2 क्रॉप सीजन। मान लो 4 महीने की एक फसल थी तो 4 महीने तो टाइम लगी गया, उसके बाद 4 और 4 2 बार और निकाल, 2 क्रॉप सीजन वेट कर, तब भी पैसा नहीं आया तब एनपीए डिक्लेयर कर। 2 क्रॉप, लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए 1 क्रॉप सीजन वेट करके एनपीए डिक्लेयर कर सकता है, और शॉर्ट क्रॉप सीजन के लिए 2 क्रॉप सीजन वेट करके एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। फिर आता है सर एडवांसेस टू स्टाफ। बैंक में नौकरी करने के कई फायदे होते हैं बेटा, परकेसेट्स कई मिलते हैं। क्या क्या, अगर बैंक से अपने स्टाफ को लोन मिल सकता है। अब 2 तरीके से लोन मिल सकता है, एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिल सकता है, जैसे मैंने अलग सर से बोला, अलग सर एक बार 10,000 करोड़ देना, ठीक है, तो अलग सर बोलेंगे जेबा में पड़ा है 10,000 करोड़, देखा है क्या वो वाला रील देखा है क्या, तो मैंने कहा एक बार 10,000 करोड़ देना यार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। तब अगर बैंक भी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा लोन देता है तो वो उसको अपने बैलेंस शीट में कहां शो करेगा, इंक्लूड अंडर सब हेडिंग अदर्स अंडर अदर एसेट। लेकिन वहीं पे अगर एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं देता, नॉर्मल एज अ कस्टमर दे रहा है, एज अ बैंकर दे रहा है, तो इंक्लूडिंग एडवांसेस भाई नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा है। जनरली क्या होता है, हर एम्प्लॉय की एक लिमिट होती है, जैसे हाउसिंग लोन है, अगर एक एम्प्लॉय की 40 लाख की लिमिट है, अब उसका घर का लोन उसको 45 लाख चाहिए, तो बैंक कई बार क्या करते हैं 40 लाख का तो ऐसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पे दे देते हैं, 5 लाख का नॉर्मल कस्टमर मान के उनको दे देते हैं। तब वो एक्स्ट्रा 5 लाख कहां डिक्लेयर शो किया जाएगा, जो नॉर्मल एडवांसेस में हम शो करते हैं, और 40 लाख अदर अंडर अदर एसेट में शो किया जाएगा। क्लियर, पक्का। कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे बेटा 2 तरीके से सवाल आते हैं, एक तो थ्योरी सवाल और एक प्रैक्टिकल सवाल। सो दिस इज द थ्योरी आंसर, और प्रैक्टिकल का भी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं कि वहां पे सवाल कैसा आता है। ध्यान देना, क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा वो पूछी गई है, तब तो आप नेक्स्ट वाला प्रैक्टिकल वाला करोगे, और यही एक जगह है जहां पे ऑडिट के अंदर कैलकुलेटर की आपको जरूरत पड़ सकती है। जनरली थ्योरी वाला सवाल पूछते हैं जब वो डेटा नहीं दिया हुआ, कौन सा डेटा, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अगर सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर पे सवाल है तो आपको ध्यान रखना है, ड्रॉइंग पावर बैंक कंप्यूट करेगा, तो वो ध्यान रखेगा कि यार सारे के सारे जो भी ओडीसीसी के अकाउंट है वो सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर के अंदर अंदर रहें, क्योंकि उसके ऊपर चले गए ना तो सर एनपीए होने, आउट ऑफ ऑर्डर और उसके बाद एनपीए होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कई बार। लेकिन सर ड्रॉइंग पावर से ऊपर भी हो जाता है, सर 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो सीधा सीधा आउट ऑफ ऑर्डर कर दे, अरे नहीं, कई बार ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, या अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी के खिलाफ बैंक लोन दे देता है, तब क्या होता है, इस बात को मैनेजमेंट और हेड ऑफिस को इन्फॉर्म अगर बैंक ने किया है तब ऑडिटर कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता, अगर कुछ दिन के लिए ऊपर चला गया या ऐसा हो गया। जनरली जो ये लोन दिए जाते हैं वो किसको गिरवी रख के दिए जाते हैं, करंट एसेट। जनरली वो कौन से करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं स्टॉक एंड डेटर को गिरवी रख के दिए जाते हैं। ध्यान देना है कि एडिक्वेट करंट एसेट हो अगर ड्रॉइंग पावर इज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ड्रॉइंग पावर इज बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट है, ये स्टॉक स्टेटमेंट का एग्जांपल नेक्स्ट लेंगे, तो ध्यान देना ये स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी हर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर स्टॉक स्टेटमेंट इज सबमिटेड। लैंडिंग बैंक को हर 3 महीने में, लैंडिंग बैंक को जिसको भी पैसा लैंड किया है, बोरोवर को क्या देना है, हर 3 महीने में एक स्टॉक स्टेटमेंट। वो कैसा दिखता है अभी अपन दिखाते हैं, तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और एज अ ऑडिटर मैं क्या करूं सर, आप स्टॉक स्टेटमेंट को डिटेल में स्क्रूटनाइज करो,
कंपेयर करो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर को, कंपेयर करो उसके मंथली स्टॉक स्टेटमेंट में, देखो कोई डिविएशन वगैरह है क्या, और स्टॉक ऑडिट होगी बोरोवर की बैंक द्वारा अगर 5 करोड़ से ऊपर का लोन दिया हुआ है, लोन या एडवांस दिया हुआ है। ये तो थ्योरी आंसर हो गया। वहीं पे कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको क्या क्या चीजें दी हुई जाएंगी, दिखेगा क्या, नहीं दूसरा कलर, आपको स्टॉक के बारे में बताया जाएगा और डेटर के बारे में। मैंने बोला ना ये दो तरीके के एसेट को गिरवी रख के हम ये ओडीसी से अकाउंट लेते हैं और सारा डिटेल आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। रियलाइजेबल वैल्यू स्टॉक की कितनी है कि आज बेचे मार्केट में 1000 है, उसमें से क्या माइनस कर दो सर, अनपेड स्टॉक। अनपेड स्टॉक मतलब जो पैसा हमको बाजार को चुकाना है कि 1000 रुपए का सर माल अभी हमारे पास पड़ा है, लेकिन उसमें से सन्ड्री क्रेडिटर को देना है 300 रुपए और लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल एक्सेप्ट किया हुआ है 300 का, जो भी है, जो भी देनदारियां उसको माइनस कर दो। तो आपने कितने रुपए के स्टॉक आपका खुद का है, सर 400 रुपए का मेरा खुद का है, 1000 रुपए का दिख रहा है, उसमें से 600 तो मेरे को चुकाना ही है, 400 खुद का, लेकिन सर 400 का 400 अगर बेचन जाए तो पूरा मिल जाएगा क्या, नहीं सर शायद नहीं मिले। तो भाई क्या होता है, मार्जिन भी माइनस करना पड़ता है। सर ये मार्जिन मुझे कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में देगा, ठीक है, क्वेश्चन में सारा डेटा दिया जाएगा आपको, प्लस माइनस, मार्जिन भी माइनस कर दो, फिर जो बचा वो आपका स्टॉक का ड्राइंग पावर है। वैसे डेटर की वैल्यू आपको दी जाएगी कि सर डेटर कितने का है, टोटल डेटर कितने का, सर 1000 रुपए का, लेकिन कुछ डेटर इनएलिजिबल भी हो जाएंगे, सर कैसे, शायद 90 दिन से ऊपर का है या 120 दिन से ऊपर का है, कब डेटर इनएलिजिबल होगा ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी हुई जाएगी, आपको तो बस माइनस करना है इनएलिजिबल डेटर को। तो अगर माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएंगे, एलिजिबल डेटर, उसमें से मार्जिन फिर से क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो भी माइनस करना है, तो जो बचा अमाउंट वो डेटर का ड्राइंग पावर आ गया, दोनों को ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा कि सर कितनी टोटल ड्राइंग पावर है। स्टॉक में से क्या करेंगे, रियलाइजेबल में से जो भी अनपेड है उसको माइनस करो और मार्जिन माइनस करो, डेटर में से क्या है, इनएलिजिबल डेटर, वो माइनस करो और मार्जिन माइनस करो, खत्म बात। आपको ऐसे ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर लेनी है एग्जाम में, ये प्रैक्टिकल सवाल, सारा डेटा रहेगा, प्लस माइनस तुमको करना है। अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत ज्यादा बार ऑडिट ऑफ एडवांसेस पे भी सवाल आया है। बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने सवाल है कि बैंक ने जो भी लोन दिया है, बैंक ने जो भी लोन दिया है वो बैंक की बुक्स में दिखाया होगा। अब एज अ बैंक ऑडिटर मैं उस लोन की कैसे ऑडिट करूं, तो भाई इजी इजी वाले याद करो। ऑडिट एविडेंस किसके लेने हैं, बैलेंस शीट में जो फिगर लिखा हुआ है लोन का वो सही है क्या, ये वही पैसा है ना जो पैसा बैंक को मिलने वाला है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लोन लेते तो डॉक्यूमेंट लगता है, अनरिकॉर्डेड तो एसेट नहीं है, जो भी लोन का वैल्यूएशन है वो एप्रोप्रिएट है, सही से अप्लाई किया गया है, पैसा रिकवर तो हो जाएगा, जो अकाउंटिंग की गई है वो एप्रोप्रिएट है, पैसा रिकवर हो जाएगा, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को रिगार्डिंग लोन डिस्क्लोज, क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब सही से किया गया है, जो भी प्रोविजन आरबीआई ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने बोला वो सही से किया गया है। इनमें से एक दो पॉइंट कुछ भी याद रहे, ठीक है भाई। अगर बहुत बड़ा लोन है तो उस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओ, डिटेल में ऑडिट करो, लेकिन वहीं अगर छोटा सा लोन है तो सर उसको तो आप सैंपलिंग बेसिस पे भी ऑडिट कर सकते हो। आप क्या चेक करोगे, साल भर में कितना पैसा सैंक्शन किया जिस पर एडवर्स कमेंट किया है, या तो आरबीआई ने या कॉन्करेंट ऑडिटर ने या इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने एडवर्स गलत इफेक्ट किया, उसको हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखेगा। बैंक जब भी लोन देता है तो उसके इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं उसको चेक करो कि वो कैसे क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है बोरोवर की, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या टर्म्स कंडीशन लोन के सेटिस्फाई हो रहे हैं, सफिशिएंट मार्जिन वगैरह अवेलेबल है। ये 4 ही बहुत है, इनमें से बेटा कोई फिक्स पे आंसर करने की जरूरत नहीं होती है, जितने पॉइंट तुम्हें याद रहे वो सही होता है, सीधा सीधा लिखते जाओ। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर एडवांसेस की ऑडिट के बाद रेवेन्यू। रेवेन्यू में बैंक के लिए क्या है, एक तो जो इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है।
बुक में आपको चार्ट दिया हुआ है कौन कौन से जनरल इनकम और जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो तुमको सर एडवांस अकाउंट्स में भी जब हमने बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया था वहां पे भी पता लग गया था। लेकिन क्या चीजें आपको देखनी है कि सर रीजनेबल अश्योरेंस मिल रहा है ना एज अ ऑडिटर कि ट्रांजैक्शन रेलेवेंट पीरियड के हैं, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम या एक्सपेंस तो नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर पीरियड में, ये कट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ये सही से लगाए गए हैं। आरबीआई के हिसाब से अक्रूअल बेसिस पे वो सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं ना जो 1% से एक्सीड करते हैं, ग्रॉस इनकम या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर नेट ऑफ कैश बेसिस पे इमटेरियल इनकम है या वो 1% से ऊपर है, एनपीबीटी का 1% से ऊपर है, तो उस पे या ग्रॉस इनकम पे आप अक्रूवल सिस्टम पे कर रहे हो। अगर कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर इमटेरियल है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी। और एक चीज ध्यान रखने वाली, मैंने दो टॉपिक को इस मेमोरेंडम अकाउंट में मर्ज किया है। एक अलग से एक अकाउंट बनता है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हैं, इसका बैलेंसेस, ये ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट है, मतलब बैलेंस शीट में इसका मेंशन नहीं होता। क्यों सर? एनपीए है, अगर कोई भी इनकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे होती है, एनपीए कर दिया हमने डिक्लेयर, लेकिन उस पे इनकम हो रही है, तो उस इनकम को आप नहीं लिखोगे। एनपीए पे कोई भी शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, और अगर रिकॉर्डेड है तो उसको रिवर्स कर दो। तो आज तक के जो इंटरेस्ट आए उनको रिवर्स कर दो, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल ही डूब गया है सर, हम इंटरेस्ट इस पे टैक्स थोड़ी देंगे। तो सर कोई भी इनकम जो एनपीए पे होती है या तो उसको लिखा ही नहीं जाए, और लिख चुके हो तो उसको रिवर्स कर दो। तो सर कहीं नहीं लिखेगा, नहीं, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन मेमोरेंडम अकाउंट जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पसेस, लेकिन इस अकाउंट को आप बट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एडवांसेस, ये एक ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट है। ठीक है, इसको बुक्स में नहीं दिखाते, सिर्फ कंट्रोल पर्पसेस के लिए बना। क्यों बनाते हैं? ताकि कंट्रोल रहे कि कितना पैसा बाकी है, कितना आ गया है, ये कंट्रोल पर्पसेस के लिए बनाते हैं। तो बेटा बैंकिंग कंपनी की ऑडिट कैसे की जाती है वो यहां पे वन शॉट में अराउंड 1 घंटे 6 मिनट 7 मिनट में आप लोगों ने कवर किया। मेजर टॉपिक सारे हो चुके हैं, अगर समय नहीं है फिर बोल रहा हूं यहां से आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ I will see you in the next one shot which will be on chapter number 4। बड़ा चैप्टर है, उसको भी ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही। I wish you all the very best. Thank you so much.